Hello students, in our last video we have already discussed properties of colloidal solution, and I have already told you that the main properties of colloidal solution are optical property, kinetic property, charge और colloidal particle and electrical property, जिसमें से हम ऑलरेडी टिंडल इफेक्ट यानी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का टाइप है, जो ब्राउनियन मूवमेंट जो काइनेटिक प्रॉपर्टी का टाइप है, और चार्ज और कोलाइडल पार्टिकल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो. So one property is remaining and it is electrical property, that is electrophoresis. So now we will take electrophoresis in this video. So students, what is electrophoresis? Electrophoresis is basically, it is simply the movement of colloidal particles under the influence of an applied electric field. It is electrophoresis. इसका मतलब क्या है कि मीन्स कि इससे पहली प्रॉपर्टी में हमने एक चीज़ पढ़ी कि जितने आपके colloidal particles होते हैं they carry some charge either positive और negative, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं. रीज़न भी उसका पढ़ा था हमने. अब उसी चीज़ के लिए है कि इफ़ वी टेक कोलाइडल सॉल्यूशन इन ए U-ट्यूब, तो वहाँ पर पर्टिकुलर और ऊपर से आपने क्या कर दिया, उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो वहाँ पर मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स होगा टूवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड. दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में लेंगे. तो यानी अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है इसकी, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इट इज सिंपली क्या हो गया, इट is simply the movement of the colloidal particle under the influence of an applied electric field is called as electrophoresis. ठीक है, ये आपका मेनली डेफिनेशन है. अब इसमें देख लीजिए पूरा प्रोसीजर क्या है. तो इस तरह की एक U-ट्यूब होती है ग्लास की, जिसमें बेसिकली आपका पार्शली इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन से फिल करते हैं और पार्शली डिस्टिल्ड वाटर से फिल करते हैं. ठीक है, तो जैसे इसमें हमने कोई भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया. फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले में आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाया हुआ है कि वो हमने लिया है. जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो उनका मूवमेंट किधर होगा, ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी दे विल मूव टूवर्ड्स कैथोड. तो अब ये देख लीजिए, ये एक U-ट्यूब है ग्लास की, जिसमें हमने आपका कोलाइडल सॉल्यूशन फिल किया है और डिस्टिल्ड वाटर फिल किया है. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड में इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, एनोड और कैथोड लगाए हुए हैं. अब जैसे ही आपका यहाँ से ये देखिए एक चीज़, यहाँ देखिए ये जहाँ मैंने लिखा है ओरिजिनल लेवल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है, पहले ये यहाँ तक था कोलाइडल सॉल्यूशन और इधर यहाँ तक था. अब दिख रहा है बाद में क्या हो गया है, इसका लेवल इधर से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इधर बढ़ गया. क्यों, क्योंकि मूवमेंट शुरू हो गया है. ठीक है, अब यहाँ से देखना शुरू करिए. जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होता है, ये कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनका मूवमेंट शुरू हो जाता है टूवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे क्या हो जाते हैं, कोएगुलेटेड हो जाते हैं ये पार्टिकल्स. कोएगुलेटेड होने का मतलब है कि ये यहाँ निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये अपना चार्ज लूज़ करके यहाँ प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और एग्रीगेट हो जाएंगे. ये इसका मतलब है. ठीक है, और ये बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है, ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टूवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो बिल्कुल सिंपल सा है, और शॉर्ट नोट में मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत चीज़ें आती हैं, तो ये अगेन हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए. ठीक है स्टूडेंट,
तो ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया है। तो यहाँ तक आपकी चारों प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है, उसको आप प्रॉपर्टी बोल लीजिए या अलग से एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में समझ लीजिए एक टॉपिक है, तो वो है आपका कोएगुलेशन। मैंने अभी भी आपको बोला था, जैसे ही मैं आपको ये इलेक्ट्रोफोरेसिस बता रही थी, कि यहाँ पे ये कोएगुलेट हो जाते हैं, ये वर्ड यूज़ किया ना मैंने, कोएगुलेट हो जाते हैं, लिखा भी है कोएगुलेटेड पार्टिकल। और अभी मैंने बताया कि कोएगुलेट होने का मतलब क्या है, कि वो अपना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ये आपका निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो यानी कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे एग्रीगेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएंगे। ये कोएगुलेशन का मतलब होता है। अब क्या कोएगुलेशन को ही हम डिटेल में लेंगे कि क्या है। तो कोएगुलेशन बेसिकली क्या है, तो ये आपका बेसिकली वही है कि सिंपली इट इज़ प्रोसेस ऑफ settling of colloidal particles. Okay, it is simply process of settling of colloidal particle forming a precipitate. प्रेसिपिटेट ही बनते हैं जब उनका चार्ज आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो एग्रीगेट होके प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है इट इज़ कोएगुलेशन। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम डिटेल में लें तो सिंपल सी चीज़ है कि जो आपका किसी भी कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज है, बेसिकली इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्टेबिलिटी, राइट। कि अभी हमने जब लास्ट पढ़ा था तो यही चीज़ पढ़ी थी ना, कि चार्ज जो है, एक तो ब्राउनियन मूवमेंट आपका रेस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा चार्ज भी होता है। चार्ज कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है स्टेबिलिटी के लिए, ये देखिए, अगर समझ लीजिए हमारे पास ये कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज है, इन पे सेम चार्ज है, तो इनके बीच में आपस में क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा, यानी ये तो पास आ ही नहीं पाएंगे, एग्रीगेट हो ही नहीं पाएंगे। तो यानी बेसिकली ये क्या रहेंगे, हमेशा स्टेबल रहेंगे। ओके, तो वन थिंग इज द ब्राउनियन मूवमेंट एंड अदर थिंग इज द चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोल्स। ओके, अब हम यहाँ यही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर किसी तरह से इफ समहाउ द चार्ज इज न्यूट्रलाइज और रिमूव्ड, अगर हमने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया या रिमूव कर दिया, देन द कोलोइडल पार्टिकल आपके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे एंड वो आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फाइनली प्रेसिपिटेशन यानी कोएगुलेशन हो जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं। तो यानी इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ colloidal particles forming a precipitate is called coagulation। ठीक है, इसको फ्लक्कोलेशन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, ये दो टर्म और इसके लिए यूज़ की जाती हैं। बट जब हम बेसिकली कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली टर्म है वो आपकी कोएगुलेशन ही होती है। अब यहाँ प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस यूज फॉर कोएगुलेशन, यानी कोएगुलेशन कैसे कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे। तो कोएगुलेशन बेसिकली बेटा कैसे हो सकता है, देखो, फर्स्ट आपका बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, ठीक है, सेकेंड बाय बॉइलिंग हो सकता है, थर्ड बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल हो सकता है, एंड फोर्थ इज द बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फोर्थ वाला तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे होता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है, जो आपके निगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज जो भी होंगे वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाते हैं। उससे क्या होता है, फाइनली आपका उनका चार्ज न्यूट्रलाइज होता है और एग्रीगेट होते हैं, फाइनली कोएगुलेट हो जाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अलावा जो तीन हैं, तो फर्स्ट आपका है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सुनते रहिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। तो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, देखो आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट है, कोई इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट होगा XY टाइप, जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज भी होगा नेगेटिव भी होगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोलिसिस पे आपका कैटायन और एनायन दोनों देता है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जस्ट लाइक आपका NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। अब जिस भी आपके कोलोइडल सॉल्यूशन में ये डाला जा रहा है उसका कोई ना कोई चार्ज तो है, पॉजिटिव या निगेटिव। जब इसका एडिशन उसमें करते हैं तो ऑब्वियसली इसका जो काउंटर आयन है वो उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी समझ लीजिए, अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव सोल है, मैं उसमें NaCl डाल रही हूँ,
तो NaCl का जो निगेटिव आयन है यानी Cl-, वो पॉजिटिव सोल को न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है कि वो उसके पार्टिकल्स कोएगुलेट हो जाएंगे यानी उनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कोएगुलेशन हो सकता है। देन सेकेंड इज द बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग कैसे है? अब जैसे लियोफोबिक सोल हैं, जब उनको बॉयल किया जाता है बेसिकली, तो बॉयल करने से क्या होता है? बेसिकली बॉयल करने से आपका बोलना चाहिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है यानी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी का मतलब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यानी उसके अंदर आपका कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी बढ़ता है। ठीक है, अब जो आपका कोलिजन बढ़ रहा है वो बेसिकली जो भी एड्जॉर्ब लेयर है, जो भी चार्ज आयंस है, उनकी जो एड्जॉर्ब लेयर है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लगातार कोलिजन हो रहा है तो वो जो एड्जॉर्ब लेयर है वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो उस पर चार्ज होगा वो ख़त्म हो जाएगा और जो पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स, वो आपस में एग्रीगेट होके फाइनली कोएगुलेट हो जाएंगे। ठीक है। देन थर्ड, बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमारा ऊपर वाला था। अगर आपका समझ लीजिए कि हम इलेक्ट्रोलाइट में क्या कर रहे थे, जो उसका काउंटर आयन था वो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह से इसमें होगा कि जब आपका समझ लीजिए कोई पॉजिटिव सोल है, अगर उसमें आप निगेटिव सोल डाल दें तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज करने का मतलब अगेन कि पार्टिकल्स कैन कम क्लोजर। ठीक है, दे कैन एग्रीगेट और एग्रीगेट होने के बाद दे कैन कोएगुलेट, आराम से कोएगुलेट हो सकते हैं। तो ये मेन प्रोसेस थे जो आपके कोएगुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कोएगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक स्टेटमेंट है, एक रूल है विच इज़ नोन एज द हार्डे-शुल्ज़ रूल। ठीक है, हार्डे-शुल्ज़ रूल। हार्डे-शुल्ज़ रूल क्या बोलता है? पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका बेसिकली बोलना चाहिए कि अगर कोई आपका सोल पॉजिटिव या निगेटिव है, उसका कोएगुलेशन जो भी आपका आयन करता है, काउंटर आयन उसका, वो हमारा क्या हो जाता है? उसको हम कोएगुलेटिंग आयन बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर आपका कोई सोल पॉजिटिव है, उसमें आप निगेटिवली चार्ज कोई आयन डाल रहे हैं, तो वो जो निगेटिवली चार्ज आयन है दैट इज नोन एज द कोएगुलेटिंग आयन। इज इट क्लियर? अच्छा, अब बेसिकली हार्डे-शुल्ज़ रूल क्या है? ये बेसिकली पावर ऑफ कोएगुलेटिंग आयन के बारे में बताता है। ये क्या कहता है कि द पावर ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन विच जनरली कॉज प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर इफ इट्स वैलेंसी इज ग्रेटर। ये आपका हार्डे-शुल्ज़ रूल है। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज या वैलेंसी होगी आपके कोएगुलेटिंग आयन पे, उतना ही उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी, उतना अच्छे से वो प्रेसिपिटेशन, उतना इजीली वो प्रेसिपिटेशन कर पाएगा। तो यहाँ मैं स्टेटमेंट एक बार लिख देती हूँ, द पावर, फिर एक एग्जांपल लेंगे हम, ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन टू कॉज precipitation is greater if its valency or charge is greater। ठीक है, ये है बेसिकली। ठीक है, दिस इज नॉन एज द हार्डे-शुल्ज़ रूल। अब यहाँ से एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। समझ लीजिए, लेट आई हैव, फॉर एग्जांपल, आई हैव ए निगेटिव सोल। मेरे पास कोई एक निगेटिवली चार्ज सोल है। अब मेरे पास में बेसिकली 2-3 तरह के पॉजिटिव आयन हैं। मेरे पास एल्यूमिनियम आयन है, मेरे पास बेरियम आयन है, मेरे पास सोडियम आयन है। अब इसमें से
इसको निगेटिव सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको कोएगुलेट करने के लिए विच वन विल एक्ट एज ए बेस्ट कोएगुलेटिंग आयन। तो अकॉर्डिंग टू हार्डे-शुल्ज़ रूल क्या है, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज या जितनी ज़्यादा वैलेंसी है वो उतना बेटर या उतना अच्छा उसका कोएगुलेटिंग पावर होता है। ठीक है, तो यानी उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की, देन आपकी बेरियम की, और सबसे कम सोडियम आयन की। तो ये मतलब है निगेटिवली चार्ज के लिए। अब इसी तरह से अगर समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, फॉर ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ आपको, तो जस्ट लाइक आपका हो गया FeCN6 है। ठीक है, ये है -4 होता है, फिर फॉस्फेट हो गया आपके पास, फिर आपके पास सल्फेट हो गया, फिर आपके पास क्लोरीन हो गया। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, -4 है सबसे ज़्यादा, -3, ठीक है, -2 और माइनस, इसमें माइनस प्लस नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है कि कितना ज़्यादा पावर है। ठीक है, 4 आपका हमेशा 3 से ज़्यादा होगा ना। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये सिंपल आपका हार्डे-शुल्ज़ रूल था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका कोलोइडल सॉल्यूशन ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कोलोइडल सॉल्यूशन में ही एक टॉपिक है आपका जो उसका टाइप भी है, दैट इज इमल्शन। इमल्शन बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके इसमें है, तो उसको भी हम आज ही ले लेते हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं कि व्हाट आर इमल्शन। तो इमल्शन मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन कराया था तब भी बताया था कि इमल्शन आर बेसिकली दोज कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होता है, साथ साथ डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होता है, यानी बोथ आर लिक्विड, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, दोनों ही चीज़ें आपकी लिक्विड होती हैं। उस कोलोइडल सॉल्यूशन को हम इमल्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिकली हम टाइप देखते हैं कि टाइप कौन से होते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ इमल्शन 1 मार्क में काफ़ी आ जाता है ये कि इमल्शन क्या है, उसका डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम लिखिए। ठीक है, राइट द टाइप्स ऑफ इमल्शन, गिव देयर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। तो बेसिकली 2 हैं, फर्स्ट इज द वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। इसका मतलब क्या है, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल मतलब कि वाटर आपका डिस्पर्शन फेज है और ऑयल आपका डिस्पर्शन मीडियम है। तो ये हो जाएगा आपका वाटर इन ऑयल, W/O लिखते हैं। और दूसरा हो गया आपका ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, यानी ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर में आपकी डिस्पर्स हुई है, यानी यहाँ ऑयल क्या है, डिस्पर्स्ड फेस, और वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, ये मतलब है। ठीक है, तो ये 2 हैं, इनको हम फटाफट ले लेते हैं कि क्या है। ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, दिस इज ऑयल इन वाटर टाइप एंड दिस इज वाटर इन ऑयल टाइप। यहाँ जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड है, यानी वाटर क्या है यहाँ, डिस्पर्शन मीडियम, और ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या है यहाँ पे, डिस्पर्स फेस। तो ये हो गया इमल्शन का कौन सा टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप। और अगर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरह से ऑयल में डिस्पर्स्ड हो जाएं, ठीक है, आपने घर में भी देखा होगा ऑयल अगर रखा है उसमें 2-4 पानी की बूंदें डल जाए तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा, वाटर इन ऑयल टाइप हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑयल इन वाटर टाइप है इसका एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, मिल्क कैसे है, मिल्क जो है इसमें बेसिकली जो लिक्विड फैट होता है वो डिस्पर्स्ड होता है वाटर के अंदर, यानी यहाँ जो आपका डिस्पर्स्ड फेस है वो क्या है, फैट। ठीक है, लिक्विड फैट, और जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या है, वाटर है। ठीक है, मिल्क का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये। तो ये बेसिकली आपका ऑयल इन वाटर टाइप हो गया। वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जाम्पल है आपका क्रीम। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ऑयल के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है,
यानी जो पूरा क्रीम पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो तो ऑयली है, बेसिकली ऑयल कंटेंट है, बट उसके बीच में वाटर की ड्रॉपलेट्स मिक्स होती हैं, तो वो क्या हो गया आपका, यानी यहाँ बेसिकली जो डिस्पर्स्ड फेस है क्या है, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस क्या है, ऑयल है, सॉरी वाटर है, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, इट इज़ ऑयल। ठीक है, तो ये आपके दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जब देखो आप, एक सिंपल सी चीज़ है, आपका इनमें से कोई भी इमल्शन हो, अगर हम पानी में ऑयल डाल दें या ऑयल में पानी डाल दें तो वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगा। आप घर पे करके देख लीजिएगा, पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल के देख लेना या ऑयल में पानी डाल के देख लेना, तो आप अगर उसको मिक्स करें, बहुत उसको रोटेट भी करते रहो, ठीक है, किसी स्टीरर से आप उसको मिक्स करने की कोशिश करो, तो कभी भी मिक्सेबल हो पाएगा, वो नहीं मिक्सेबल होगा। ठीक है, क्यों मिक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स a third agent, a stabilizing agent, which is known as the emulsifying agent। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें, what is emulsifying agent। ठीक है, जो आपका इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो emulsifying agent या फिर एक दूसरा नाम भी होता है emulsifier भी बोलते हैं। ठीक है, emulsifying agent या emulsifier। तो emulsifying agent basically it is a third component which is generally added to emulsion for the stabilization and it generally prevent the separation of emulsion into two layers। ठीक है, जैसे अगर हमने ऑयल को वाटर में मिक्स कर दिया है तो वे बेसिकली दो लेयर्स बना लेते हैं, अगर उनको थोड़ी देर रख दोगे आप, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। बट अगर उसमें आपने कोई इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया है तो वो एक तो स्टेबलाइजेशन देता है उसको, दूसरा वो प्रिवेंट करता है कि टू लेयर्स में वो बेसिकली सेपरेट ना हो। तो यानी ये क्या हो गया, बेसिकली इट इज़ ए, ये क्या काम है इसका, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, इट इज़ एडेड टू इमल्शंस फॉर stabilization and prevention of separation of emulsion into two layers on standing। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये करता क्या है, जब आपने इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर डाला है तो ये बेसिकली एक इंटरफेशियल फिल्म बना देता है, बेसिकली किसके बीच में, जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं और जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है, उनके बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म बना देता है। उससे क्या होता है, उससे बेसिकली जो इंटरफेशियल टेंशन होती है ऑयल और वाटर के बीच में वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिसके थ्रू दे मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में और एक स्टेबल इमल्शन को बना देते हैं। तो यानी ये बेसिकली क्या कर रहा है, इट बेसिकली फॉर्म्स एन इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, जिसके थ्रू स्टेबिलिटी आती है। तो ये बेसिकली था। अच्छा, अगर आपको इसके एग्जांपल लेने हैं तो अगर हमारा ऑयल इन वाटर टाइप है तो उसके लिए बेसिकली जो स्टेबलाइजिंग एजेंट हैं, यानी जो इमल्सिफाइंग एजेंट हैं इसके लिए बेसिकली वो हैं आपके नेचुरल और सिंथेटिक सोप्स, गम्स, प्रोटीन्स, ठीक है ये। और अगर आपका वाटर इन ऑयल टाइप है तो बेसिकली जो आपके लॉन्ग चेन एल्कोहल्स होंगे, दे जनरली यूज्ड एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके एग्जांपल्स हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसके बाद में बेटा आपका चैप्टर ये पूरा ही हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और इसमें एक चीज़ है, कॉलॉइड्स अराउंड अस है, ठीक है, और एक एप्लीकेशन है। तो वो जस्ट जैसा आपका एनसीईआरटी में दिया है एज इट इज़ आप पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है।
उसको आप पढ़ लेंगे तो कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है। एक्चुअली जब से ये MCQ वाला पैटर्न आया है तब से आपके लिए मतलब चीज़ें पढ़ने के लिए बढ़ गई हैं। मतलब इतनी वैरायटी हो गई है कि आपका MCQ आता है, उसमें कई तरह के पूछ सकते हैं। 1 मार्क में इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपसे काफ़ी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपके कोलोइडल मेडिसिन है, ठीक है, वो आपकी कौन कौन सी हैं। तो उसको याद रखना आप थोड़ा सा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, वो आपका कोलोइडल सोल्यूशन होता है। ठीक है, और जो कोलोइडल गोल्ड होता है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में यूज़ होता है। ये 1-2 चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। बेसिकली मैं यहाँ ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको 1-2 चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो 1-2 क्वेश्चन कई बार एप्लीकेशन से रिलेटेड आ जाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं क्योंकि कई बार आए हैं इसलिए ये बताना चाहूँगी आपको। तो बेसिकली स्काई इज़ ब्लू इन कलर, वाई, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। स्काई इज़ ब्लू इन कलर, वाई। तो बेटा स्काई ब्लू क्यों है, अब ये चीज़ है। तो एक सिंपल सा अगर आप इसको बोलेंगे तो ये बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ तो क्या है कि जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो आपके और साथ में जो सस्पेंडेड वाटर है, ठीक है, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल और सस्पेंडेड वाटर दोनों चीज़ वो स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट को। ठीक है, उनका मैंने पहले भी बोला था कि टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। तो वो कौन सी लाइट को स्कैटर करते हैं, जो आपका विजिबल रीजन में ब्लू लाइट है उसको स्कैटर करते हैं, जो हमारी आई तक आती है, और वही कलर हमें अपीयर होता है। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, अगर शॉर्ट में लिखूँ मैं तो ये क्यों है, मैं शॉर्ट में लिख के आपको दे रही हूँ। इट इज़ बिकॉज जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ इसको। सस्पेंडेड वाटर इन एयर स्कैटर ब्लू लाइट विच रीचेस आवर आईज। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और, कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये कौन सा इफेक्ट को शो कर रहा है। तो यानी ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, इट शोज टिंडल इफेक्ट। यानी ये भी पूछ सकते हैं कि ये कोलोइडल सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी को आपकी शो कर रहा है, तो टिंडल इफेक्ट को, यानी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन रीजनिंग टाइप में आपका पूछ लिया जाता है कि जो आपका जहाँ भी आपका सी और रिवर मिलते हैं वहाँ डेल्टा फॉर्मेशन होती है, तो वो कैसे होती है। तो क्वेश्चन आपका है कि हाउ डज अ डेल्टा फॉर्म at the meeting place of sea and river water। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है बेटा, देखो ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी शो करता है ये कोएगुलेशन को शो करता है। अब इसमें बेसिकली सुनिए क्या है कि जो सी वाटर है, हमें सबको पता है कि सी वाटर जो होता है उसका पानी खारा होता है। क्यों खारा होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यानी बेसिकली सी वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। अब जो रिवर वाटर है, रिवर वाटर में क्या है, बेसिकली मिट्टी होती है, सॉइल होती है, क्ले होती है। तो उसके अंदर पानी और क्ले मिलकर क्या बना लेता है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेता है। तो यानी रिवर वाटर में क्या है, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले है। सी वाटर क्या है, इट कंटेन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली जब दोनों मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिल गया है किससे, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो कौन सा प्रोसेस होगा, आपका कोएगुलेशन। अभी मैंने बताया था कि व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू ए कोलोइडल सॉल्यूशन, तो उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाते हैं और कोएगुलेशन हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था, ये देखिए ये बताया था ना मैंने अभी, आई विल शो यू। देखिए यहाँ मैंने ये बताया था ना, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेशन होता है। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ बेसिकली क्या हुआ है, आपका कोएगुलेशन प्रोसेस हुआ है
तो बेसिकली जो सी वाटर था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट था वो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर से मिलता है, वहाँ पे आपका कोएगुलेशन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, जिसके रिजल्टेंट डिपोजिशन हो जाता है पार्टिकल्स का एंड फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो इसमें क्या आंसर हो गया बेसिकली कि जो सी वाटर है इसमें क्या है, इट कंटेन्स, आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। फिर जो आपका रिवर वाटर है इसके अंदर क्या है आपका, बेसिकली इट इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, ठीक है। अब जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, जब दोनों मिले, ये आपस में मिले, ये दोनों चीज़ें हमारी मिल गई, तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा प्रोसेस हुआ, कोएगुलेशन हुआ, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट है उन्होंने आपका कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। न्यूट्रलाइज करने के बाद कोएगुलेट कर दिया है। कोएगुलेशन के थ्रू इट रिजल्ट्स डिपोजिशन of particles with the formation of डेल्टा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली इसका आंसर था। तो आई थिंक बेटा यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट। हैप्पी लर्निंग, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।